हरिओम साथियों, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं पंकज। आप संस्कृत विषय यानी टेट के संस्कृत विषय को लेकर के मैं आ गया हूं साथियों। और हमारी जो कक्षा लगातार चल रही है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। तो साथियों 10 से 11 पे हम आपसे मिलते हैं और हम अपनी बात करते हैं आपसे। और आप जुड़ चुके हैं और हमारी आवाज़ आप तक साथियों पहुंच रही तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। और हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही तो आप हमें कमेंट करें। और हम आपको ये देखना चाहते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है साथियों। हमसे जुड़ने वाले छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और टेट की श्रृंखला में साथियों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साथियों टेट की श्रृंखला में सवालों को, और देखते हैं सवाल और जवाब। तो साथियों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेट एग्जामिनेशन 2026 को लेकर के संस्कृत विषय। तो जो 30 सवाल आएंगे उन 30 सवालों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर साथियों है। और उन 30 सवालों को कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातों को हम आपको बताएंगे साथियों। आइए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। ढेर सारी बात न करते हुए हम लोग अपने विषय पे आते हैं साथियों। आज हम लोग की जो कक्षा है ये शुरू होने जा रही है और संस्कृत विषय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। खास बात साथियों देखिए, संस्कृत विषय में अगर जो आपका संधि आता है, समास आता है, वो हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। कुछ चीजें बहुत कॉमन है। अगर आप संस्कृत विषय को मिस करते हैं कक्षाओं को तो आपके लिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं होगा साथियों। आइए देखते हैं आज गोधूम शब्द का अर्थ है। देखिए जब हम लोग पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ रहे थे, जब आप टेट का पाठ्यक्रम साथियों देखेंगे, और देखिए बहुत जरूरी है, अभी लगातार हर एक राज्य लागू करते चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ये सूचना आ गई है कि मध्य प्रदेश शासन ने भी कह दिया है कि अब हम टेट को निश्चित तौर पे लागू करके ही शिक्षक भर्ती करेंगे। जो पहले हो चुके हैं वो भी टेट पास करें, अनिवार्यता आपके लिए हो चुकी है साथियों। तो आइए, पहला शब्द कह रहा है गोधूम। गोधूम का मतलब क्या होता है पूछ दिया, सीधे इसने पूछा है। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में भी ये है कि गोधूम की खाने वाली वस्तुओं का नाम, ठीक है, और चीजों मतलब नाम पूछा है कई चीजों का, वस्तुओं का नाम और स्थान का नाम, पशुओं का नाम, पक्षियों का नाम, इस तरह के आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? चावल है, गेहूं है, गधा है, गाय का दूध है साथियों। पहली बात, गधा नहीं होता है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे या हिंदी के छात्र होंगे, गधा शब्द जो है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है साथियों। क्या है? तद्भव शब्द है। ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द क्या होता है? गधा। शुद्ध शब्द क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द क्या है? गधा है। तो साथियों ये सब भी जानते चलिएगा, तत्सम शब्द क्या है? गधा। ये सही शब्द है। ये तद्भव शब्द क्या होता है? ये तद्भव शब्द जो होते हैं हमारे भाषा, हमारे साहित्य में इसका प्रयोग कम होता है। तो हमको कमेंट करने वाले छात्र हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं, कह रही है गुड मॉर्निंग। और हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। आइए जुड़े रहिए। आप लोगों को निश्चित तौर पे टेट पास करने के लिए हम और हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी प्रतिबद्ध हो चुकी है कि आपको टेट पास करा के ही मानेंगे। हाँ, लेकिन आप अक्षर से जो हम कहेंगे वही करना आपको होगा। जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ना होगा, ज्यादा नहीं पढ़ना होगा साथियों। क्योंकि देखिए आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? शिक्षक बनना है, और भी प्राइमरी का। प्राइमरी के बच्चों को क्या पढ़ाना है? संस्कृत में क्या पढ़ाएंगे आप? इतना कठिन चीज तो आता नहीं है, ठीक है। तो आपको साथियों मेरा कहना यही है कि आप सब प्रतिबद्ध होकर के साथियों आइए, और निश्चित तौर पे हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, और साथियों आइए देखते हैं अपने सवाल और जवाब को। और हाँ, सवाल हमारे साथी जुड़ चुके हैं, ढेर सारे छात्र जुड़े हुए हैं। गोधूम का मतलब होता है साथियों गेहूं। क्या होता है? गेहूं। अब सवाल उठता है चावल का क्या होगा? अगर गेहूं का आप जान गए तो चावल का क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी लगता है हमें, ठीक है। अगर गेहूं आप जान गए हैं तो चावल का भी जानना बहुत जरूरी है। चावल को क्या कहते हैं साथियों? चावल को क्या कहते हैं? एक तो तंडुल कहते हैं। क्या कहते हैं? तंडुल। एक चावल को एक नाम और है, चावल का एक नाम और है। क्या नाम है साथियों? उसको व्रीहि भी कहते हैं। व्रीहि, वाह नहीं बल्कि वाह है, व्रीहि। अब तंडुल और व्रीहि दोनों नाम को आ जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि तंडुल माने बिना भूसी वाला और व्रीहि माने खाली धान। इस सब में आपसे इतना कठिन नहीं पूछेगा साथियों। आपसे केवल पूछे जाने वाले सवाल हैं, इतने पूछे जाएंगे कि गेहूं का संस्कृत क्या होता है? गेहूं का क्या होता है साथियों? गेहूं का संस्कृत क्या होता है? गेहूं का गोधूम। याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा धान या चावल का, ठीक है। चावल का पूछता है तो तंडुल,
ठीक है। हाँ, और कभी कभी तंदुल के स्थान पे ब्रीह भी आता है, ठीक है। तंदुल का मतलब होता है जो भूसी रहित होता है, जो बिना भूसी चावल हो, जो डायरेक्ट हम लोग पका खाते हैं, उसको तंदुल कहते हैं, ठीक है साथियों। और देखिए तीसरा कह रहा है गदहा। गदहा तो तत्सम शब्द है, ये तत्सम है, तद्भव शब्द है। गदहा शब्द नहीं होता है। हम लोग पहले पढ़ते थे जब कक्षाओं में, लोग बोलते थे गदहा गोल, गदहिया गोल, है ना साथियों, आपने पढ़ा होगा गदहिया गोल अपने इस पूर्वांचल में। और ये यूपी बिहार में अक्सर ये शब्द चर्चा में आता है, गदहिया गोल, यानी जो आजकल PG1 PG2 PG3 हो गया है, LKG और ये सब हो गया है UKG, पहले गदहिया गोल होता था। तो गांव में लोग अक्सर तद्भव ही बोलते हैं, तत्सम नहीं बोलते हैं। तो गधा ये क्या हो गया, गधा शब्द क्या है, ये तत्सम है। और गदहा, गदहा, गदहा क्या है, तद्भव है, यानी तद्भव तत्सम को जानती है साथियों। शुद्ध शब्द क्या है, गधा है, ठीक है। तो आपने चावल जाना, गेहूं जाना, ठीक है, साथ साथ और एक आध अन्न का नाम आप जानिए जो आपके लिए जरूरी है। चना है, जौ है। जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं, जौ को, जौ, अरे भाई जो जौ गेहूं के साथ बोए, गेहूं के बगल में जो बोया जाता है जौ, जौ को क्या कहते हैं, यवह, यव या यवह कहते हैं, यव, या और वह यव, जव वैसे यव, कहने में तो उच्चारण स्थान लगभग वही है। चना को क्या कहते हैं साथियों, एक बार में 4-5 चीजें ले लीजिए। चना को चणका है, इसीलिए कहता हूं दूसरी भाषा आपके लिए महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाती है। देखिए गेहूं का गा गोधूमा है, चावल में थोड़ा सा है तंडुला है, ठीक है। जौ को यव, चना को चणक, 4-5 शब्द आप रट लीजिएगा, आपके काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों हमारी कक्षा आपको, अब गाय का दूध है, गाय माने गो, दूध माने पयस, पयस कहिए चाहे दुग्ध कहिए, ठीक है। ठीक है साथियों, ये देखिए दुग्ध, गोह दुग्ध या दुग्ध या पयस। गो माने गाय का दूध माने दूध, अब गाय का दूध अलग से थोड़ी कोई नाम आता है, गाय माने गो, दुग्ध माने दूध, गाय का दूध माने गो दुग्ध, ठीक है। तो आइए राजेश जी जो है, राजेश पाल जी हैं, प्रतिमा जी हैं, सब उन्होंने नमस्ते किया है, धन्यवाद बहुत बहुत। आइए देखिए दूसरा शब्द साथियों, पहला आपने देखा पूछा था गेहूं का, हमने आपको बताया चना का, जौ का, कई शब्द आपको मैंने बता दिया, चावल का ढेर सारे आपको बता दिए हमने, ठीक है। एक साथ इसको याद कर लीजिएगा साथियों, आपको सिर्फ वही पढ़ना। देखिए टेट में क्या पढ़ना है, टेट में आप घबराइएगा मत कि संस्कृत में इतने भारी भारी श्लोक हैं, भारी भारी नियम है, कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको बताएंगे कितना भर पढ़ना है। टेट में जरूरी साथियों कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। टेट में यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, हम कह रहे हैं यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आपको क्या पढ़ना है ये जरूरी है, सब नहीं पढ़ना है ये कंफर्म, ठीक है। आइए भाई, ये यूपी टेट सी टेट की बात यहां तक। आइए अगला सवाल कह रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, ये क्या होता है विसर्ग, जैसे आपने लिखा राम, या आपने लिखा आकाश, आकाश किसी के नाम होगा, या आपने लिख दिया राजेश, राजेश भाई हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, राजेश। अब राजेश के आगे अगर 2 बिंदी ये लगाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम, विसर्ग। राजेश, संस्कृत में सही शब्द राजेश ही है, राजेश शब्द शुद्ध नहीं है। जब आप संस्कृत में आते हैं, शुद्ध शब्द में आते हैं, तो उसको राजेश कहेंगे। आकाश किसी के नाम मान लीजिए हमारे छात्र जुड़े हुए हो, तो शुद्ध क्या होता है, आकाश है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों, विसर्ग। जैसे गणित में है, जैसे गणित में क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ये भाग का है, ठीक है। तो इस तरह ये गुणा का चिन्ह है, चिन्ह होता है कि नहीं होता है, चिन्ह जिसको कहते हैं, चिन्ह नहीं बल्कि चिन्ह होता है। शुद्ध अशुद्ध आ सकता है हिंदी में, चिन्ह है या चिन्ह है, क्या शुद्ध शब्द है, ये गलत है, हा पे हलंत रहेगा, चिन्ह शब्द शुद्ध होता है, ठीक है साथियों। बात चल गई तो बता दिया हमने। ये राम है, तब राम शब्द शुद्ध नहीं है जब तक आप राम नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रायः हमारे भाषा में, हमारे बोलचाल में, सामान्य भाषा में इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन जानने के लिए है। अगर शुद्ध अशुद्ध पूछेगा कि राम सही है, ये राम शुद्ध है कि राम है शुद्ध है, तो साथियों क्या होगा, ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछा तो दोनों शुद्ध है,
आप बात समझ गए होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं। यानी ये क्या है? ये विसर्ग है। क्या है? इसको विसर्ग कहते हैं। और ऐसे आपने लिखा है, आप लिखते हैं जैसे आंख, आप क्या लिखते हैं? आंख। ठीक, आपने आंख लिखा, आंख लिखा कि नहीं आपने? आंख, मान लीजिए आंख लिखते हैं, आई, आंख भाई, आई। ये क्या है? चंद्रबिंदी या अनुस्वार है। इसको क्या साथियों कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अनुस्वार। ये जो एक बिंदी होती है चंद्रबिंदी, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये सब चिन्ह आप जानते रहिएगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे विश्वास बता रहा हूं। आप जो विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें कौन सा है? सन्मित्रम, महौषधि, नमस्ते, तल्लयः। अब देखिए भाई, तल्लयः, नमस्ते, सब सारी बातें आपसे कर दी गई है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि नमस्ते है, महौषधि है कि तल्लयः है कि कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, राजेश जी दे रहे हैं डबल सी, बिल्कुल नमस्ते दे रहे हैं, बिल्कुल नमस्ते। अब नमस्ते का आपसे एक ही चीज पूछता है वो, नमस्ते में अगर वो पूछेगा टेट में, टेट की बात कर रहा हूं साथियों, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं, मेरी कक्षा आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और नमस्ते अगर आपसे पूछता है तो या तो पूछेगा नमस्ते का संधि विच्छेद, तो आपको करना होगा नमः धन ते। एक सवाल आपसे ये बन सकता है, एक सवाल आपका ये बन गया कि संधि विच्छेद करिए। क्या करिए? संधि विच्छेद करिए। संधि का विच्छेद, विच्छेद माने तोड़ तोड़, जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ करके बताइए पूरा शब्द कैसे बना है। नमः धनते, या तो पूछेगा देकर नमः धनते, नम धनते, ठीक है, इस तरह पूछ लेगा। या तो सीधे पूछेगा नमस्ते में कौन सी संधि है। ठीक है, नमस्ते में संधि कौन सी है, संधि कौन सी, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, दो ही सवाल बनेगा साथियों इसे। या तो बहुत कठिन पूछेगा तो विसर्ग संधि के सूत्र पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है। टेट पास करना है, 30 सवाल में 30 सवाल लाने हैं, हम आपको बताएंगे कैसे लाना है। अब आपको समझ में आना चाहिए विसर्ग संधि कैसे है। अब आ गया महौषधि में कौन सी संधि होगी भाई, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, महौषधि में कैसे संधि बनेगी। ठीक है, महाधन औषधि, महौषधि। ठीक है साथियों, तो इसके लिए बात कह रहा हूं मैं। तो यहां पे आ गया कि महौषधि में कौन सी संधि बनेगी। ठीक है, जैसे मान लिया महौषधि है, आपसे एक बार ये पूछेगा महौषधि में कौन सी संधि है, एक सवाल तो यही बनेगा महौषधि में कौन सी संधि है, कौन संधि है, एक सवाल तो ये बन गया। दूसरा पूछेगा इसमें किस सूत्र से, तो बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। आपसे पूछेगा महाधन औषधि कि महाधन औषधि। अब जब विच्छेद पूछेगा तब आपके लिए कठिन हो जाएगा साथियों, महाधन औषधि कि महाधन औषधि। आपको महाधन औषधि नहीं बल्कि औषधि ही लिखना है साथियों, महौषधि। यही दो सवाल आपसे बनेंगे, एक सवाल है, एक सवाल दो। पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो आपको उत्तर देना होगा वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और दूसरी बात वृद्धि संधि है, और अगर पूछा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन औषधि। साथियों वृद्धि संधि समझने के लिए जरूरी है, जहां पे औ, इसे महौषधि, जहां पे औ इत्यादि शब्द मिलते हैं, जहां पे डबल ई की मात्रा रहती है, डबल ओ की मात्रा रहेगी। जैसे गंगा उघा, ठीक है, बनौकसह, जैसे गंगा धन ओघा, गंगा धन ओघा, औघा बराबर गंगौघा। देखिए औ इसमें भी मिल गया, नहीं, बंधन ओकशः बनौकशः, बंधन ओकशः, बनधन ओकशः, बनौकशः बनेगा साथियों, बनधन ओकशः। ठीक है, बनधन ओकशः बनेगा, गंगाधन ओघा, ये औघन ओघा बनेगा तो गंगा उघा बनेगा। और साथियों एक शब्द और बनाया आपको बता दें, इसीलिए आगे एक साथ वृद्धि की आपको मैं बता रहा हूं। वृद्धि संधि से बनने वाले शब्द कौन से हैं, वृद्धि संधि से बनने वाले शब्द कौन से हैं, फिर से मैं लिख के बता रहा हूं। गंगा धन हाँ गंगा धन ओघा,
बराबर गंगौघ। ठीक है, ये हो गया। वन धन ओकशः, वन 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 न लिखिएगा, वन धन ओकशः बराबर क्या होगा साथियों, वनौकशः। आप देखिए यहां पे भी औ, यहां पे भी औ की मात्रा है और यहां पे भी औ की मात्रा है। जहां पे औ की मात्रा रहेगी यानी जहां डबल मात्रा रहेगी वहां पे अक्सर क्या होता है, 95% कह सकते हैं क्या 98%, आपको बहुत ज्यादा वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि माने विकास होता है। जैसे आपका वजन अभी 50 किलो है, एक महीना बाद आपका वजन 80 किलो हो जाए, 60 किलो हो जाए, तो आपने क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया, विकास कर लिया। तो मान लीजिए पहले आप 1 गुना थे, ठीक है, अब आप 2 गुना हो गए यानी वृद्धि हो गई। जहां पे 2 मात्रा रहेगी ऊपर में देख लीजिए, महाौषधि में औ, बनौकशः में औ, गंगौघ में औ, औ जहां मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। मोटा मोटा इतना जानिए। तल्लयः ततधनलयः, तल्लयः देखिए एक ऑप्शन और मिल गया आपको, तल्लयः साथियों। तल्लयः क्या कह रहा है, तल्लयः ततधनलयः, ठीक है, तल्लयः तल्लयः का क्या बनता है, ततधन लयः। एक पूछेगा आपसे ततधन लयः, ये मात्रा नहीं दिया हूं, ये हलंत है, इसको बड़े ऊ की मात्रा मत समझिएगा, हलंत है। ठीक है साथियों, बताएंगे हलंत क्यों लगता है, क्योंकि जो व्यंजन होता है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता बिना कॉन्सोनेंट, बिना वॉवेल के। वॉवेल और कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में स्वर के बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। ततधन लयः बराबर तल्लयः, इतने पूछ सकता है आपसे, क्योंकि या तो पूछेगा तल्लयः में कौन सी संधि है, या तो तल्लयः का संधि विच्छेद पूछेगा, या तल्लयः में संधि पूछेगा। तो संधि कौन सी है, लत्व। सूत्र कौन सा है, तोरली। क्या है, तोरली सूत्र है, लत्व संधि मिलेगा साथियों, लत्व संधि। आइए अगला सवाल देखिए, समय लग रहा है साथियों, समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां पे डबल ला वाला हो, ऐसे देखिए तल्लयः है, ठीक है, एक शब्द मिले आपको, तल्लयः मिल गया, ठीक है, आपको तल्लयः मिल गया। ततधन लयः है, तल्लयः तल्लयः उल्लेख है, तल्लीला है, तल्लयः उल्लेख है, तल्लीना है। आप ये बताइए इसमें संधि कौन सी बनेगी, लत्व संधि बनेगी, यानी विसर्ग संधि, क्या कहते हैं, हल संधि का लत्व संधि, लत्व संधि। ठीक है, सूत्र कौन सा है, तोरली। अब कैसे बनता है, क्या नहीं बनता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसकी साधनिका बताओ, कि ता में ला हुआ कि ला में ता हुआ कि क्या हुआ, कुछ नहीं। मोटी मोटा इतना जानिए कि लत्व संधि है, और लत्व संधि किसकी है, ये व्यंजन का एक भेद है। किसका है, व्यंजन संधि। संधि कितनी है आपकी, 3 संधियां हैं, स्वर, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी 1 2 3, यानी ये व्यंजन संधि का एक ब्रांच है। कौन सा, लत्व संधि है। लत्व संधि का सूत्र है तोरली, और तोरली के जो बनने वाले हैं, यानी लत्व संधि यानी विसर्ग क्या कहते हैं, ये आपका जो व्यंजन संधि से बनने वाले हैं, आधा ला, देखिए आधा ला पूरा ला, आधा ला पूरा ला, आधा, ये तोरली तोरली सूत्र से लत्व संधि बनता है। ये बात जानते रहिएगा साथियों, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको हमने बताया उसके पहले वाले में लत्व, देखिए यहाँ पे था ना, हमने व्याख्या भले अगले सवाल पे कर दी, लेकिन देखिए ये यहाँ का मामला था, तल्लयः है, ततधनलयः, इसे तल्लयः वैसे। अगला सवाल, स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन सा वर्ण है, स्पर्श संज्ञक। स्पर्श माने टच, इसको आप टच नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं टच करना, स्पर्श करना। तो वो वाला टच यहाँ बात नहीं, अंग्रेजी वाला टच नहीं है। हमें उत्तर मिलना शुरू हो गया, वंदना जी ने देना शुरू कर दिया है और राजेश जी ने देना शुरू कर दिया है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े रहिए लगातार। हमारी कक्षा कैसी लग रही है ये बात जरूर बता के जाइएगा साथियों। देखिए जहां पे डबल ला है, जहां पे डबल ला पे एक मात्रा हो, चाहे जहां पे भी हो, वहां कौन सी संधि हो रही साथियों, उसमें क्या होगी, लत्व संधि। कौन सी, लत्व संधि। और सूत्र क्या होगा वहां पे, तोरली। बस इतना जानते रहिएगा, ठीक है, आपको इतना भर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, हाँ, तोरली।
लत्व संधि आपका ये बन जाएगा। ठीक साथियों, आइए आपको मैं बताऊंगा सारी बातों को, क्योंकि वृद्धि कहाँ पे होगी, गुण कहाँ पे होगा, सारी बातों को मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़िए। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से हैं? अब आप काखा का घंगा जानते होंगे आप। सवाल देखिए क्या जरूरी साथियों, आपको पता है, मैं जानता हूं हमारे साथ जुड़ने वाले छात्र इसमें साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के, सारे स्ट्रीम के छात्र हैं, इवन आर्ट बैकग्राउंड के भी छात्र हैं। लेकिन मैं उनको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं कि जो छात्र बिल्कुल बेसिक संस्कृत में जानता हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। आइए, पहला शब्द क्या है ये तो आप जानते होंगे, का, खा, गा, घा, न। ठीक है, आप इसको हलंत से काखा का घंगा। अब आप सोच रहे होंगे काखा का घ काहे गुरुजी पढ़ाने लगे? काखा का घंगा, चा, छा, जा, झा, ञा, चसा जा झैया, टाठा डा ढड़ा, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये है आपके स्पर्श व्यंजन। अब आपको लग रहा होगा ये तो गुरुजी काखा का अंगा पढ़ाने लगे। अरे भाई, अब आपको यही पूछ लेगा उठा के, निम्न में स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से नहीं है? दे देगा खा, पहला विकल्प दे देगा खा, दूसरा विकल्प दे देगा अढ़ा ढा, तीसरा विकल्प दे देगा दा, और चौथा विकल्प दे देगा रा। पूछ लेगा कौन से नहीं है। हाँ, इसमें दे देगा सवाल, स्पर्श व्यंजक कौन से, स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन नहीं है, कौन से नहीं है, कौन नहीं है। अब आप जिस दिन साथियों सवाल बनाना आपको आ गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ी मजाक कर रहा हूं कि काखा काखा लिख दिया, बड़ा मजा आ गया आपको। ठीक है ना? आप भी सोच रहे हो गुरुजी तो काखा काखा लिखे चले जा रहे हैं। काखा काखा लिखने का साथ उद्देश्य यही था कि स्पर्श व्यंजक यही कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण हमारे यही कहलाते हैं। कादयो मावशाना स्पर्शाह। अगर हम टीजीटी के लिए पढ़ेंगे, उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ेंगे, तो एक नियम कहता है कि का से लेकर के कादयो मावशाना, का से लेके मां तक के जो है कादयो मावसाना स्पर्शा है। का से लेकर के और मां तक के जितने वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? स्पर्श संज्ञक हैं। क्या है? स्पर्श। स्पर्श माने टच जिसको कहते हैं आप। ठीक है, स्पर्श संज्ञक हैं। ठीक है, ये स्पर्श संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, स्पर्श। अब आप कैसे समझेंगे? इन गर काखा का घा चचा चा इतना आपको याद है, लिखना आता है। आपसे पूछेगा स्पर्श वर्ण, स्पर्श संज्ञक वर्ण नहीं है, यानी जो नहीं रहेंगे, इससे बाहर रहेंगे। क्या रा कहीं है? क्या इसमें रा इसमें कहीं दिख रहा है? कहीं रा है? यानी जब रा नहीं है तो यानी यही डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर तो अलग है, मैं आपको सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है साथियों, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, आप जाके इसको रट लीजिएगा। इसका एक कोड है। स्पर्श व्यंजक वर्ण क्या है? एक कम है। कम है मतलब टच कम करना है आपको। कम माने का से का उठा लिए, का कम में का यहां से उठाइए, मां यहां उठाइए। जो का और मां के बीच जितने वर्ण हैं, का से लेकर मां तक जो भी वर्ण है, यानी का से लेकर मां तक के वर्ण क्या है? स्पर्श हैं। ठीक है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श हैं। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। का से लेके मां तक यानी कम स्पर्श से ही बात समझ में आ गई होगी साथियों। जरूर सवाल बनता है। आपको लग रहा होगा सर तो 5, 7, 8 सवाल में हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। 10 सवाल साथियों बता के जाऊंगा, लेकिन 1 सवाल 2 सवाल जरूर आपके सामने, 1 सवाल प्रतिदिन मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आप लगे भर रहिए हमारे साथ। तो कहने का मतलब स्पर्शा क्या है? स्पर्श माने टच। जो आप मोबाइल में टच करते हैं उसको भी स्पर्श कहते हैं, लेकिन वो वाला स्पर्श नहीं है।
जैसे आपका नाम घर पे नाम बब्बू है, घर पे नाम अंशु है, घर पे नाम डाली है, लेकिन नाम आपका आपको उससे जाना जाता है। वैसे काखा का घा अंगा चाचा चाचा, यहाँ हम लोग कहते थे कि काखा का घा अंगा पढ़ लो, काखा का घा अंगा नहीं, सही भाषा में क्या कहते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 5 बच्चे 25 हैं। ये भी सवाल पूछ सकता है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या 5 5 5 5 5 5 5 की 5 लाइन, 5 बच्चे 25। स्पर्श वर्ण कितने हैं साथियों? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 25 26 27 28 दे देगा। सवाल पूछेगा स्पर्श वर्ण कौन कौन से नहीं है, उसमें राम ने आपने देख लिया, या आप दे देगा, हा दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा, कौन नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों, हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही जरूर बता के जाइएगा। और बताने का तरीका यह है कि आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक भेजिए ताकि सबके लिए काम आ जाए। हमारी संस्था प्रतिबद्ध है साथियों, ये आपको टेट पढ़ाना है। अच्छा ये बताइए, टेट में अगर हम आपको अभी लगे समझाने की नहीं ये सूत्र ये है, ये सूत्र का देव मावसाना है, इस पर सा सब आपके सर से ऊपर चला जाएगा, वो जरूरी नहीं है। टेट में वही पढ़ना है जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का होगा उतना भर पढ़ के हमको आगे बढ़ जाना है, ज्यादा नहीं। आगे विद्वान बनेंगे जब आप शिक्षक बन जाइएगा साथियों, हमारे भावी शिक्षक हैं, जब आप शिक्षक बन जाइएगा फिर भी हम आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, साधनिका के साथ पढ़ेंगे कि संधि कैसे बना, कहाँ छोटा, कहाँ बड़ा, कहाँ छोटी, कहाँ बड़ी। तो स्पर्श वर्णों की संख्या क्या है? देखिए संख्या पूछ लिया ने, हमने आपको बताया था 25 संख्या इसकी है। आइए अगला सवाल, बालिका प्रत्यय पूछ दिया आपसे। अच्छा आपसे पूछा भी है कि हम कौन कौन सा प्रत्यय पूछेंगे, आपसे पूछा है प्रत्यय कौन सा होता है? अक्ता, ठीक है, अक्तवतु, अक्तवतु, कुछ लोग कहते हैं कत कतवतु, कत कतवतु नहीं है भाई, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आधा का है तो उसको का थोड़ी पढ़ेंगे, का कता पढ़ते हैं, उसको आधा का पढ़िए कता। और कुछ लोग पढ़ते हैं कत और कतवतु, मतलब इस तरह से नहीं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं भाई, आप ट्रेंड हैं साथियों। आपको बताने का मेरा ये प्रयास कर रहा हूं मैं आपको बताने का कि आपको इसको प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी। भाई आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे ना। आप बता दिए कत कतवतु, कत कतवतु नहीं होता है, अक्ता कतवतु होता है। और ये ठीक है क्त्वा, कुछ लोग कहते हैं कत्वा, कत्वा नहीं बल्कि क्त्वा है। तो साथियों ये सब है। टाप, ठीक है, आपका जो है टाप है और नीप है, नीस है, यही सब आपके जो है नीप और नीस, ठीक है, यही सब प्रत्यय आपके। ये सब क्या है? ये सब स्त्री प्रत्यय हैं। कौन से हैं? स्त्री हैं, ये स्त्री प्रत्यय हैं। और बाकी सब प्रत्यय आपके कृत और तद्धित हैं। तो आपसे पूछ दिया बालिका, इस पद में प्रत्यय कौन सा होगा? टाप, याट, टाप, चाप, सारे प्रत्यय हैं इसमें है। ये टाप भी प्रत्यय है, चाप भी प्रत्यय है, डाप भी प्रत्यय है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो है उसी से वो पूछा है। साथियों हमारी कक्षा कैसी लग रही है जरूर बता के जाइएगा। डरिएगा नहीं, ये टाप डाप चाप से डरिएगा नहीं, ये आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ा कठिन नहीं है। जैसे अजा, बालिका, ये सब में कौन सा प्रत्यय लगता है? ये सारे प्रत्यय अभी आपको हम आपके सामने इसका पटाक्षेप करने जा रहे हैं साथियों। आइए, बालक शब्द में जब टाप प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? बालक शब्द है ना, ये बालिका पूछा है, बालक शब्द है। बालक शब्द में जब टाप प्रत्यय लगता है, टाप, टाप हमेशा हलंत रहेगा। बालक, हाँ आपके कमेंट पढ़ेंगे, बंदरा जी ने कहा 4 का सी है, बहुत अच्छी बात, टाप टाप प्रत्यय लग गया। बिल्कुल बंदरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही सब हमारे भावी शिक्षक है, प्रतिमा जी, वंदना जी, ढेर सारे, राजेश जी, हमारे ढेर सारे छात्र जुड़े हुए, सबका बहुत धन्यवाद। यही आप भावी शिक्षक हैं। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं बालिका कैसे बनेगी। बालिका भी बालक से बनती है, ठीक है। बालक शब्द से जब टाप प्रत्यय लगेगा तो बालिका बनेगी। यहां टा और पा का लोप हो जाएगा, यहां टा का और पा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप ना हो, लोप माने क्या होता है? इसने लोग कहते हैं अरे तो लोप हो गया, लोप लोप माने हट जाना, वो दिखेगा नहीं आपको। अदर्शनम लोप है, यानी लोप हो गया उसका, ठीक है। लोप होने के बाद केवल आ बचता है, ठीक है। यदि, हाँ, यदि शब्द के अंत में का हो तो का के पूर्व में आ हो तो ई हो जाता है, ठीक है। यहां का है, ठीक है, यहां पे का है, ठीक है, यहां पे ई, यहां पे टा हट गया, टा का लोप हो गया, पा का लोप हो गया, आ बचा है। आ होने पे, का के बाद आ होने पे यहां पे क्या हो जाएगा साथियों?
ई हो जाएगा तो बनेगा क्या, बालिका। क्या बनेगा साथियों, बालिका। चाहे वो बचा रहेगा बालक से, बालक धन आ, तो और ई जो का में जो ई है, जो का है, का आ है, उसको ई हो जाएगा, बन जाएगा बालिका। तो साथियों उत्तर क्या हो गया, बालिका। टाप में टा और पा उड़ जाता है, केवल यही बचता है। इतनी सी बात है, मोटी मोटा कहने का हमारा अभिप्राय यही है साथियों। आइए, आप समझ गए होंगे मेरी बात। कहने का मतलब आपको मैं वही बताना चाह रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे हैं। टाप कैसे बना भाई, एक शब्द होता है बालक, आपने कहा सर कैसे बालिका बन गया, ये है टा, ठीक है, धन आ, अधन पा, ठीक, यही तो है। ये टा उड़ गया, मान लीजिए टा उड़ा दिया हमने। अब यही तो कह रहा हूं ने, यहां टाप में क्या है, यहां टाप में क्या है, मान लीजिए यहां पे हमने कर दिया टाप, यही है ना टाप, टाप प्रत्यय है, टा, और टाप कैसे बना है, ट, ठीक है, धन आ, धन प, यही तो है। अब ये कह रहा है नियम की टा को, टा का लोप हो जाएगा माने उड़ जाएगा, ये पा का भी लोप हो जाएगा, लोप होना माने खत्म, हमने कर दिया। क्या बचा, आ, टाप का आ बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे टाप का आ बचा है ना, यहाँ पे आ। अब एक नियम कहता है का जो आ है उसको ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जब ई हो जाएगा का के स्थान पे ई, तो जब जुड़ेगा बा ल ई का ई, तो शब्द क्या बन जाएगा, बालिका। आ है ना लास्ट में, तो शब्द बन जाएगा बालिका। इतनी बात साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको बता दिया। आइए, हमारी कक्षा साथियों कैसी लग रही है, हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। पर्यंत शब्द है, पर्यंत, नहीं लोग कहते हैं वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, ठीक है साथियों। आप जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा है कि पर्यंत, पर्यंत में क्या है, उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। पहली बात आप बताइए उपसर्ग कितने हैं। हाँ, आपसे पूछा गया उपसर्ग कितने हैं, उपसर्ग, उपसर्ग कितने हैं, उपसर्गों की संख्या क्षमता, उपसर्गों की संख्या क्या साथियों है, हमने आपको उस दिन बताया था 22 उपसर्ग हैं। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा आपसे है कि उपसर्ग कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग हैं, ये भी पूछता है। प्र, परा, आप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग। आप जाकर रट लीजिएगा इस बात को, हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसके बाद भी लिख चुके हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अप, यति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 आपके उपसर्ग हैं। संस्कृत में बार बार सवाल पूछता है कि उपसर्ग कौन कितने हैं, कितने उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या क्या है, 22 से जान लीजिएगा, हमेशा 22 उपसर्ग पूछता है। पर्यंत में कौन है, परी है, परा है, पर है, प्र है। तो पर्यंत में साथियों, पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा गया है। पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, यही आपसे पूछा गया है। तो परिधनांत, हाँ ठीक है, परिजन, परिवृत्त, क्या है साथियों, हाँ, परि से जन शब्द है ना, आप इसमें परि जोड़िए, क्या हो जाएगा, नहीं लोग कहते हैं इनके परिजन, माने इनके परिवार के लोग, तो शब्द क्या हो गया, परि उपसर्ग लग गया, जन लग गया, क्या बन गया, परि इधर, जन इधर, बराबर परिजन। वैसे परिधन अंत, परिधन अंत बराबर पर्यंत। अब आप बताइए कि भाई कौन सा उपसर्ग लगा है। अब आपको अगर इतना पता है कौन सा उपसर्ग लगा है, भाई परि पहले लगा दिए। देखिए जन, जन माने लोग, पीपल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जन माने क्या होता है, जन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्यूपिल, PEOPLE, पीपल माने लोग, लोग माने जन, जन माने लोग, परिजन। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी साथियों। अगर आ गई है तो आप जरूर इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। देखिए समय लग रहा है, लेकिन आपको मैं पूरे विश्वास से बता रहा हूं कि समय भले लग रहा है, आपके लिए उपादेय है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आए जल्दी जल्दी 30 सवाल करा के चले जाएं, इसका उत्तर है, इसका उत्तर वो, आप तो खुद कुंजी में पा जाएंगे सारे सवालों को। लेकिन ये बताना जरूरी है इन सवालों को आपको कैसे करना है, कितना करना है और कितना छोड़ना है। ये कुंजी आपको नहीं बताएगी कितना छोड़ना है, ये जरूर बताएगी इसका अर्थ यही है, लेकिन आने वाले सवाल को नहीं बताती है, हम आपको बता रहे हैं। आपकी पूछा पर्यंत है, अगली बार पूछेगा परिजन, अगली बार पूछेगा आपसे परिजन पूछ लेगा, ठीक है। पर्यंत पूछा है, अगली बार आपसे परिजन पूछ लेगा, और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपसे पूछेगा क्या, परिवृत्त, परिवृत्त पूछेगा, परिधन वृत्त, वृत्त आपने जानते हैं ना, गणित में आपने पढ़ा होगा, परिवृत्त, वृत्त क्या होता है, परिधन वृत्त बराबर परिवृत्त, परिवृत्त आपसे पूछ लेगा। पर्यंत आपसे पूछा है, परिवृत्त अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। परिजन आपसे पूछ सकता है, परिजन में कौन सा, तो इसमें उत्तर साथियों क्या हो गया, परि उपसर्ग हो गया, यानी परि उपसर्ग से बना पर्यंत है, परि उपसर्ग से बना परिजन है। परिजन जो होते हैं हमारे लोग, हमारे परिजन, हमारे परिवार के लोग, उसको परिजन कहते हैं साथियों। हमारे साथ जुड़ने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा वर्मा जी कह रही है प्रणाम गुरुदेव, ढेर ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूजा वर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका। और आइए परा में क्या होगा भाई, परि तो आपने पढ़ लिया, परि तो आपने पढ़ लिया भाई, अब परा के साथ क्या जोड़ा जाएगा, परा, अच्छा परा भी तो उपसर्ग है, परा परा अब सम अनुगव निस निस दुर दुर्वी आंग, ठीक है। तो इसका परा में क्या होगा, ठीक है, जैसे जय, पराधन जय, पराधन भव, पराजय, पराधन जय बराबर पराजय, पराजय माने हार, पराजय माने हार भाई, जो हार जाते हैं आप, पराजय माने हार, हार माने गले में पहनने वाला नहीं भाई, पराजय माने हार जाना। हाँ, तो शब्द क्या बना, पराजय, ये शब्द क्या बन गया, पराजय। दूसरा पराधन भाव, पराभव, पराभव माने होता है गिरावट, पराभव क्या होता है, यानी आभा आपकी क्या हो चुकी है, पराभव हो चुकी है, यानी गिर चुकी। साथियों हमारी कक्षा कैसी लग रही है, देखिए एक साथ परी को भी बताया, परा को भी बताया, ठीक है, परी को बता दिया, परा को बता दिया, अब प्रा को बताऊं मैं, हार है, जैसे प्रा शब्द है ना, प्रा में हार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्राधन हार, प्राधन हार बराबर क्या हो जाएगा, प्रहार, अटैक करना, किसी पे मारना, प्रहार। प्रा में हार जोड़ेंगे तो प्रा उपसर्ग में हार जुड़ा तो क्या बना, प्रहार। थोड़ा और क्लियर लिख दे, अगर प्रा से, मान लीजिए प्रा शब्द है, इसमें आप क्या जोड़ते हैं, हार जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बराबर प्रहार, ठीक है, एक शब्द बन गया प्रहार। प्रा में हार जोड़ के, प्रा उपसर्ग से हार जोड़ेंगे तो प्रहार, अब प्रा उपसर्ग से, प्रा से साध जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, प्रसाद। अब आपसे पूछ लेगा प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, सारी बातें आपसे पूछेगा। आप जवाब देने के लिए साथियों तैयार रहिएगा। तो हमने आपको बताया परी का, परा का, पर का और प्रहार, प्रा का, सारी बातें आपको बता दिया। आइए नदी शब्द का रूप जो है प्रयुक्त है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। नदी पूछ सकता है आपसे कि ईकारांत है उकारांत, नदी शब्द क्या साथियों है, नदी शब्द जो है ये क्या है, ईकारांत है, यानी दीर्घ ईकारांत, ईकारांत। अब ईकारांत क्या सोचे, ईकारांत क्या है, ईकारांत भी है और स्त्रीलिंग है। नदी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग। ईकारांत मतलब क्या है, आप नदी कहिए, नदी, दी कहिए तो ई निकलता है, यानी ई जिसके अंत में हो उसको ईकारांत, म आ जिसके अंत में हो आकारांत, जैसे राम, रमा, एक है ना शब्द अभी रमा, रमा में क्या है, आकारांत है, र है, म है और आ है, यही तो बना रमा, र म और आ, तब क्या बना रमा, न द ई, तब तो नदी बनता है। जिसके अंत में जो शब्द रहेगा वही यानी इकारांत, ई जिसके अंत में हो इकारांत, आ जिसके अंत में हो आकारांत, ठीक है।
और ऊ जिसके अंत में हो ऊकारांत। तो सवाल आपको मिल गया। नदी क्या है, आपसे सवाल बनेगा। ईकारांत भी है और ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। पूछा है नदी है, तो रूप चलता है साथियों। उसका रूप एक बार चला के मैं आपको दिखा दूं, आप रूप जाकर रट लीजिएगा बिना किसी लाग लपेट के। नदी, नद्यौ, नद्यौ में दो अमांतरा, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदी है। साथियों ये शब्द आपको मिलता है। अब आप सोचेंगे ये सब शब्द कहां से मिल गए भाई एकाएक। ठीक है, तो नदी, नद्यौ, नद्य है, नदीम, नद्यौ, नदी है। अब देखिए ये है प्रथमा का, प्रथमा विभक्ति में है ये। किसमें है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। ये क्या है, प्रथम एक वचन है। क्या है, एक वचन। ये है द्विवचन, द्वि माने द्विवचन यानी दो नदी। ये है बहुवचन, बहु माने बहु नहीं घरवाली, बहुरिया, बहुवचन। साथियों मैं आपको इस नाते बता रहा हूं, बहु माने कुछ लोग सोचेंगे बहु का वचन, बहु का वचन नहीं है। बहुवचन माने एक लोग रहेंगे तो एक वचन, दो लोग रहेंगे तो द्विवचन, तीन लोग, तीन है या तीन से ज्यादा है तो बहुवचन। ये हमारे संस्कृत की परंपरा है। संस्कृत की परंपरा में साथियों इसका उत्तर मिलेगा। तो आप पूछा है कि नदी शब्द रूप में प्रयुक्त कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन कि बहुवचन। अब देखिए किसके नीचे हमें उत्तर मिल रहा है, नदी शब्द कहां मिल रहा है, हमें आप उत्तर दीजिएगा साथियों। मैं उत्तर के इंतजार में हूं। हमारे छात्रों ने जवाब दे दिया है क्या, और थोड़ा सबल के प्रतिमा जी जवाब दीजिएगा, थोड़ा और ध्यान से दीजिएगा कि नदी है दिया है, यहाँ पे दो ठो जो है ये विसर्ग दिया है। दो विसर्ग कहाँ पे है, दो विसर्ग जहां दिख रहा हो वहां पे होगा। तो नदी, नद्यौ, नद्य है, क्योंकि नद्य वहां नहीं, दा पे बड़ी की मात्रा है, ये कट गया। नदीम नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे दो ठो विसर्ग है। ठीक है, दो विसर्ग है कि नहीं, आप पीला पीला देखिए, दो ठो दिख रहा है आपको। और जब यहाँ पे दिखा, और आखिरी उत्तर क्या दिखा साथियों, नदी है, देखो दिखा है, यानी द्वितीया के बहुवचन का रूप है। यानी यहाँ पूछ रहा है प्रयुक्त वचन बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, दोनों एक वचन। यानी साथियों ए विकल्प का चयन आप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बहुवचन में रूप लिखा हुआ है। नद्य पूछता तो, नदी पूछता तो, नदी माने नदी है, दो विसर्ग भी है। इसकी बात ध्यान रखिएगा साथियों। जो भी विकल्प ए का चयन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, प्रतिमा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ढेर सारे छात्रों का जवाब हमारे सामने आ रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बता के जाइए भाई। कमेंट तो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमको समझ में आए कि अब आपको नदी पूछा, हमने नदी का रूप लिख दिया, वचन लिख दिया, विभक्ति लिख दिया। आपको बता भी रहा हूं कि देखिए बहुवचन के नीचे नदी है, नदी पूछा है कि यही पूछ रहा है कि वचन कौन सा है, तो बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है। ए विकल्प मारिए, एक नंबर, दो नंबर आपको मिलेगा। टेट पास करिए, आप शिक्षक बनिए और 2026 आपके लिए फलीभूत हो जाए। 26 शिक्षकों, आने वाले भावी शिक्षकों, 2026 में आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। न यूपी, न बिहार, न राजस्थान, न हरियाणा, तो केंद्रीय में, नवोदय में, दिल्ली अधीनस्थ में, कहीं न कहीं तो आपको होना ही है। आप लेकिन शिक्षक भर्ती को जरूर क्वालिफाई करिए साथियों, ये मेरा मानना है। नहीं तो मन पछताई है, अवसर बीते, एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि समय था तो हम पढ़े नहीं, और जब नहीं समय है तो हम पढ़ने चले आए हैं। पूछ दिया आपसे आकारांत, पुल्लिंग, ठीक है, क्षम्यताओ।